लीची से मोहब्बत है, लेकिन लीची को प्यार है अमरूद से। ऐसी कहानियाँ हिंदी फिल्मों में प्रेम त्रिकोण कहलाती हैं। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही एक ट्रायंगल से जुड़ा है। इसमें 3 किरदार हैं। कल्पना कीजिए कि इन तीनों के नाम हैं अब्बा, डब्बा और जब्बा। ये तीनों आपको याद होंगे ना फिल्मों के मार्फत, इसलिए कल्पना यही कर लीजिए, अब्बा, डब्बा और जब्बा। अब्बा की जब्बा से दुश्मनी थी। उसे हराने के लिए अब्बा ने डब्बा से हाथ मिलाया। इस मदद के बदले अब्बा ने डब्बा को खूब पैसे दिए। डब्बा ने अब्बा की मदद भी की, लेकिन साथ के साथ वो जब्बा से, यानी जो अब्बा का दुश्मन था, उससे बेपुनाह मोहब्बत भी करता रहा। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि डब्बा और जब्बा के इश्क की खबर अब्बा समेत सारे ज़माने को थी, मगर फिर भी ये विचित्र लव ट्रायंगल सालों तक चलता रहा। फिर हुआ ये कि अब्बा लड़ते लड़ते थक गया। उसने लड़ाई को कहा अलविदा और मैदान छोड़कर निकल गया। अब डब्बा की 5 उंगलियां घी में। इस ट्रायंगल के तीनों पात्रों का असली नाम है अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान, और उनके त्रिकोणीय शाहकार की सरजमी है अफगानिस्तान। वहाँ पिछले कुछ महीनों से जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में फिलहाल तालिबान का पलड़ा भारी दिख रहा है। तालिबान को मिल रही जीत से सबसे ज़्यादा फायदे में है पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा घाटे में है अफगान जनता और भारत। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अफगान वॉर के बहाने वहां भारतीय ठिकानों को निशाने बनाने की योजना बना रही है। ये क्या मामला है, आज के एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। मुझे पता है कि आप यहाँ सुनना चाहते होंगे कि नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, लेकिन मैं लेकर आई हूँ प्रोग्राम और मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। आज एक कालजयी पंक्ति से शुरुआत करते हैं। ये पंक्ति कही थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ जनरल हामिद गुल ने। 2014 में एक टॉक शो की बातचीत के दौरान हामिद गुल ने फरमाया था, जब इतिहास लिखा जाएगा तो दर्ज होगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत को हराया। इसकी अगली पंक्ति में लिखा होगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराया। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का वास्ता है पाकिस्तान के एक अनोखे टैलेंट से। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में दशकों से अराजकता बनी हुई है। इस अराजकता ने पाकिस्तान को एक सुनहरा अवसर दिया। अवसर ये कि वो अफगानिस्तान से जुड़े मामलों में अपनी भौगोलिक स्थिति को भुनाए। जियोग्राफिक लोकेशन के चलते अफगानिस्तान से जुड़े मामलों में बड़ा स्टेक होल्डर बन जाए। इस अवसर को भुनाने की मुख्य शुरुआत हुई अफगानिस्तान में सोवियत संघ की एंट्री से। ये तब की बात है जब अमेरिका और सोवियत कोल्ड वॉर नाम का एक गेम खेल रहे थे। इस गेम के दर्जनों मैदानों में से एक ग्राउंड था अफगानिस्तान। यहाँ सोवियत को बढ़त मिल गई, अमेरिका उसे पछाड़ना चाहता था। उसे अफगानिस्तान में सोवियत विरोधी गतिविधियों को हवा देने के लिए एक बेस की ज़रूरत थी। ये बेस बना पाकिस्तान। अमेरिका ने उसे अरबों डॉलर की फंडिंग दी। बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर सोवियत विरोधी मुजाहिदीनों की फौज बनाने में अमेरिका की मदद की। सोवियत को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। इसके साथ ही सोवियत के विघटन ने भी रफ्तार पकड़ी। अमेरिका कोल्ड वॉर का विजेता बन गया। अमेरिका को अफगानिस्तान में दिलचस्पी बस सोवियत के चलते थी। सोवियत की शिकस्त के बाद उसने अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज कर दिया। अमेरिका ने भले ये अध्याय बंद कर दिया हो, मगर पाकिस्तान ने ये चैप्टर खुला रखा। उसने अफगानिस्तान में जारी गृह युद्ध का फायदा उठाने की सोची। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो मुजाहिदों के एक धड़े को सपोर्ट करे और वही धड़ा जीत जाए तो अफगानिस्तान में एक सुपर फ्रेंडली सरकार बन जाएगी। इससे एक तरफ तो पाकिस्तान की क्षेत्रीय ताकत बढ़ेगी, दूसरी कश्मीर जैसे जगहों पर भारत को घेरने के लिए उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। इसी मंशा से पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों के एक धड़े को सपोर्ट करना शुरू किया। इस धड़े का नाम था तालिबान।
पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार दिए, प्रशिक्षण दिया, उसे जिताने में पाकिस्तान ने खूब मेहनत की। इसी मेहनत का रिजल्ट था कि सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल को जीत लिया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई। तालिबानी हुकूमत वाले इस अफगानिस्तान ने सपोर्ट दिया अल-कायदा को। तालिबानी समर्थन के चलते अल-कायदा ने अफगानिस्तान को अपना मुख्यालय बना लिया। तालिबान और अल-कायदा इन दोनों का टॉप मददगार था पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों की लीडरशिप का तालिबान और अल-कायदा से गहरा याराना था। ये दोस्ती बढ़िया फल फूल रही थी कि एक बड़ी घटना हुई। ये घटना थी सितंबर 2001 में अल-कायदा द्वारा अमेरिका में किया गया आतंकवादी हमला। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान से जंग छेड़ दी। अक्टूबर 2001 में उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसके आगे जो हुआ वो पाकिस्तान के अनोखे टैलेंट की मिसाल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर किए गए अपने हमले को नाम दिया वॉर अगेंस्ट टेरर, यानी आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई जंग। इस जंग में अमेरिका का क्षेत्रीय पार्टनर था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो खुद ही टेरर के सबसे बड़े समर्थकों और निर्यातकों में से एक है। खैर, ये विरोधाभास तो फिर भी कुछ नहीं। असली खेल तो ये हुआ कि अमेरिका की मदद के नाम पर पाकिस्तान एक हाथ से अमेरिकी फंड लेता, दूसरे हाथ से तालिबान और अल-कायदा जैसे अमेरिका विरोधी आतंकियों को मदद देता। उसने अमेरिका से ही पैसे लेकर अमेरिका के ही दुश्मनों की मदद की, सुनिश्चित किया कि अमेरिका ये युद्ध ना जीत पाए। अमेरिकी हमलों से बचने के लिए जब तालिबानियों और अल-कायदा आतंकियों को सुरक्षित पनाह की जरूरत हुई तो पाकिस्तान ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। उसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण दी। तालिबान को हरा पाने में अमेरिका की नाकामी का एक बड़ा कारण पाकिस्तान ही था। 2 दशक तक अफगानिस्तान में खपने के बाद अब अमेरिका की यहाँ से वापसी हो गई है। अफगान सरकार बैकफुट पर है, तालिबान फिर से अफगानिस्तान को जीतने की राह पर है, यानी बैक टू 2001 वाला पवेलियन, जब अमेरिका के हमले के पहले जैसे हालात थे। कंप्लीट डेजा वू। इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? जवाब है पाकिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान की बरसों पुरानी तमन्ना पूरी कर दी है। अब अपने दोस्त तालिबान के मार्फत उसकी अफगानिस्तान में चल सकेगी। वो अफगानिस्तान का गार्डियन, उसका गोलकीपर बन सकेगा। अपनी इस मजबूत स्थिति के मार्फत पाकिस्तान पूरा करेगा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। क्या है ये प्रोपेगेंडा? पाकिस्तान अफगान चरमपंथियों का मददगार है, ये बात किसी से नहीं छुपी थी। यही वजह है कि अफगान की सिविलियन सरकार के साथ उसके रिश्ते तल्ख थे। वहीं भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता था। वो अफगानिस्तान में लोकतंत्र के रास्ते शांति व्यवस्था बनाने का हिमायती था। भारत के सामरिक हित भी इस स्टैंड के मुफीद थे। अगर अफगानिस्तान की अराजकता, कट्टरपंथ और आतंकवाद को शह देती, कश्मीर को अलग करने की कोशिश करने वाले आतंकी संगठन अगर अफगानिस्तान के रास्ते भी सक्रिय हो जाते तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाती। यानी एक स्थिर, संप्रभु और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान भारतीय हितों के भी अनुरूप था। इसीलिए भारत ने अफगानिस्तान में सिविलियन सरकार को सपोर्ट दिया। मगर अफगानिस्तान में तालिबान को मिल रही बढ़त से भारत के 20 सालों की इस मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। क्यों है ये आशंका? अफगानिस्तान और भारत के बीच बहुत पुरानी दोस्ती रही है, मगर 90 के दशक में यहाँ तालिबान की जीत के बाद दोस्ती का स्कोप नहीं रहा। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी। अक्टूबर 2001 में अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद तालिबान के हाथ से सत्ता निकल गई। इसके बाद भारत की फिर से अफगानिस्तान में एंट्री हुई। हमने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए खूब पैसा दिया। वहाँ 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया। हमने वहाँ सड़कें, बांध, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस बनाई, स्कूल और अस्पताल बनाए, अफगान संसद की बिल्डिंग का निर्माण कराया। भारत ने वहाँ 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स खड़े किए।
अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक भी प्रांत ऐसा नहीं जहां हमारी परियोजनाएं न हो। उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो भारतीय निवेश से अछूता हो। यहाँ तक कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता होने के बाद भी भारत ने अफगान सरकार पर भरोसा बनाए रखा। अभी नवंबर 2020 और फरवरी 2021 में भी भारत ने यहाँ ऐसी कई नई परियोजनाओं का ऐलान किया था, मगर अब इन सभी प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। खबर आई है कि आईएसआई तालिबान की मदद से भारत के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि बीते दिनों 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तालिबान की ओर से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। इन लोगों को आईएसआई ने भारतीय प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने की खास हिदायत दी है। बीते दिनों में ऐसे कुछ हमले हो भी चुके हैं। मसलन 5 जुलाई को यहाँ हेरात प्रांत से खबर आई, पता चला कि तालिबान ने यहाँ हारी नदी के पास स्थित 42 मेगावाट क्षमता वाले सलमा डैम पर हमला किया। इस बांध को इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। इस बांध के निर्माण में करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत आई। लगभग 1500 मजदूरों और इंजीनियरों ने 10 साल की मेहनत से ये बांध बनाया। ये डैम अफगानिस्तान में किए गए हमारे सबसे महंगे निवेशों में से एक है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। 5 जुलाई को तालिबान ने हमारी इस मेहनत पर, इस बांध पर कब्जा कर लिया। तालिबानी विस्तार के चलते अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पर खतरा बढ़ गया है। ये खतरा प्रोजेक्ट्स के अलावा जान का भी है। इसी को लेकर 29 जून 2021 को काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी जारी की। इसमें भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान में हो रही हिंसा के मद्देनजर सावधान किया गया था। कहा गया था कि भारतीय नागरिक इस हिंसा के असर से बचे नहीं रहेंगे, बल्कि उनके ऊपर अगवा किए जाने का गंभीर खतरा उल्टा है, मतलब अतिरिक्त है। इसके बाद खबर आई कि अफगानिस्तान में काम कर रहे कई भारतीयों को सुरक्षा कारणों से वापस भेजा जा रहा है। फिर 11 जुलाई को खबर आई कि भारत ने कंधार स्थित वाणिज्यिक दूतावास से अपना स्टाफ निकाल लिया है। वहां काम कर रहे करीब 50 स्टाफ को हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा मज़ार शरीफ में जो भारत का कॉन्सुलेट है, उसको लेकर भी ऐसी आशंकाएं चल रही हैं। काबुल के दूतावास का क्या भविष्य होगा, इसको लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं। भारतीय नागरिकों को अगवा किए जाने या मारे जाने की आशंकाएं काल्पनिक नहीं हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मसलन मई 2018 में तालिबान ने बगलाम प्रांत से 7 भारतीय कर्मियों को अगवा कर लिया था। ये सभी काम पर जाने के दौरान रास्ते में किडनैप कर लिए गए थे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से जुड़ी आशंकाओं का एक दुखद रूप पिछले हफ्ते सामने आया। खबर आई कि भारत के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी कंधार प्रांत में मारे गए। दानिश अफगान फोर्सेस की एक टीम के साथ सफ़र कर रहे थे। वो तालिबान के द्वारा की जा रही हिंसा को कवर कर रहे थे। वो जिस टीम के साथ थे, अफगान फोर्सेस की जिस टीम के साथ थे, उस टीम पर हमला हुआ और तालिबानी हमले में दानिश मारे गए। एक बार फिर लौटते हैं अफगानिस्तान में भारत के भविष्य पर। हमारे सामरिक और क्षेत्रीय हितों के लिए अफगानिस्तान ज़रूरी है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच एक भारत विरोधी नेक्सस बन रहा है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठन तो हैं ही, इनके अलावा तालिबान और आईएस खोरासान जैसे संगठन भी हैं। ये सब मिलकर भारत को गैंगअप करने की फिराक में है। न केवल अफगानिस्तान के भीतर, बल्कि इनकी योजना कश्मीर पर हमला तेज करने की भी है। आपको 25 मार्च 2020 को काबुल स्थित शोर बाजार गुरुद्वारे पर हुआ हमला याद है? इसमें 25 सिख मारे गए थे। इस हमले के पीछे इन्हीं आतंकियों के गैंगअप होने का हाथ था। इस हमले में मुख्य भूमिका थी हक्कानी नेटवर्क की।
यह हक्कानी नेटवर्क क्या है? ये एक आतंकी संगठन है। इसका गठन किया था सोवियत से जंग लड़ने वाले एक अफगानी मुजाहिदीन वॉरलॉर्ड ने। जलालुद्दीन हक्कानी नाम था उसका और उसी के नाम पर इसे हक्कानी नेटवर्क कहते हैं। सोवियत अफगान वॉर के समय जलालुद्दीन हक्कानी यूनुस खालिस वाले गुट हिज़्ब-ए-इस्लामी का सदस्य था। सोवियत की वापसी के बाद जलालुद्दीन ने अपना संगठन बनाया। फिर जब 1994 के बाद तालिबान का उभार हुआ तो हक्कानी तालिबान से मिल गया। तालिबान द्वारा बनाई गई सरकार में हक्कानी ट्राइबल एंड बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर था। सोचिए, आतंकी सरकार बना रहे हैं, आतंकी मंत्री बन रहे हैं। खैर, तालिबानी नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के साथ सबसे करीबी रिश्ते हक्कानी नेटवर्क के ही हैं। इसका सबसे मजबूत बेस है अफगानिस्तान की दक्षिण पूर्वी सीमा के पास नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में। अफगान वॉर के दौरान हुए सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे भीषण हमलों के पीछे हक्कानी नेटवर्क का ही हाथ है। ये अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवाद का सबसे खतरनाक चेहरा है। ऐसे खूंखार आतंकी ग्रुप को पाकिस्तानी सेना अपना आर्म्ड अलाई, सहयोगी कहती है। हक्कानी नेटवर्क केवल अफगानिस्तान में ही पाकिस्तानी हितों की रक्षा नहीं करता, बल्कि भारत के खिलाफ भी आतंकवाद प्रायोजित करता है। 2008 में इसी संगठन ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमला करवाया था। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2014 में भी हक्कानी नेटवर्क ने हेरात स्थित भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन को टारगेट किया था। यानी तालिबान के शासन वाला अफगानिस्तान, जहां ऐसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों के लिए खुले तौर पर सपोर्ट है, उनकी मिली भगत है, ये ऐसा देश भारत के लिए बारूद के ढेर जैसा है। इस हाल में अफगानिस्तान के भीतर भारत की मौजूदगी में बहुत जोखिम है। परेशानी ये है कि अफगानिस्तान से निकलकर भारत की परेशानियां हल नहीं होंगी। एंटी इंडिया एजेंडे में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान को शामिल किए जाने से हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को समय रहते तालिबान के साथ वार्ता शुरू कर देनी चाहिए थी। जानकारों का कहना है कि भारत का रुख प्रैक्टिकल नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान की बदलती स्थितियों को कैलकुलेट करने में धीमापन दिखाया। रूस जैसी शक्तियां तालिबान को एंगेज करने में लगी थी, उनसे बातचीत कर भविष्य में सुरक्षित रहने की तैयारी कर रही थी, अपना सर दर्द कम कर रही थी। लेकिन भारत तालिबान से वार्ता में हिचकिचाता रहा। इस हिचकिचाहट के बीच अफगानिस्तान की स्थितियां तेजी से बदलती गईं। बीते दिनों सूत्रों के हवाले से आ रही कई मीडिया रप्टों में तालिबान पर भारत का रुख बदलने की बात कही गई। दावा किया गया कि अब भारत तालिबान से बातचीत की कोशिश कर रहा है। भारत ने तालिबान से बातचीत की इन कोशिशों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार तो नहीं किया, मगर ऐसी सीक्रेट टॉक की खबरें लगातार आ रही हैं। दावा है कि भारत से रिश्ते बनाने पर तालिबान के अलग अलग धड़ों में राय बटी हुई है। तालिबान की मिलिट्री लीडरशिप और हक्कानी नेटवर्क जैसे धड़े पूरी तरह एंटी इंडिया हैं। वहीं कुछ धड़े ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि भारत अफगानिस्तान के विकास में मदद कर सकता है। चीन के सिवाय भारत ही इकलौती क्षेत्रीय शक्ति है जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। टिप्पणीकारों के मुताबिक भारत अपने इसी पक्ष के सहारे वार्ता में आगे बढ़कर तालिबान से सुरक्षा संबंधी गारंटी लेने की कोशिश करेगा। भारत ये आश्वासन चाहेगा कि तालिबान भारत विरोधी आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में ना तो पनाह दे, ना उन्हें किसी तरह की मदद मुहैया कराए। आप में से कई लोग शायद तालिबान से वार्ता करने पर मुंह बनाएं, मगर फिलहाल अफगानिस्तान की जो हालत है उसे देखते हुए ये फैसला बिल्कुल प्रैक्टिकल लगता है। अमेरिका को अफगानिस्तान से रिहाई चाहिए थी तो उसने तालिबान को बराबरी में बिठाकर वार्ता की। वहाँ जो हिंसा और तबाही हो रही है उसे रोकना हमारे वश में नहीं। ऐसे में बेहतर होगा कि हम भी अपने हित पर ध्यान दें, अपने राष्ट्रीय और सामरिक हित देखें। काहे कि दुनिया परफेक्ट तो है नहीं और ना ही पड़ोसी चुनना अपने हाथ में है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो उसने अपना रास्ता चुन लिया है। पाकिस्तान से लगातार तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं। वहाँ तालिबान को मिल रही बढ़त पर विजय जुलूस निकल रहे हैं। देश में कई जगहों पर मौलवी लोगों से तालिबान के लिए लामबंद होने की अपील कर रहे हैं। तालिबान के सपोर्ट में हथियार उठाने, उनके लिए चंदा तक देने का कॉल दे रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगता है कि तालिबान की जीत इस्लाम की जीत है। तालिबान के समर्थन में खुलेआम रैलियां निकालना ये पाकिस्तानी स्टेट की रजामंदी के बिना मुमकिन ही नहीं है। सोचिए पाकिस्तान किन तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है। इसी के एक हमनाम संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दिसंबर 2014 में पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया था। उसने 132 बच्चों की क्रूर हत्या की थी। उस हमले के बाद पाकिस्तान के एक पूर्व आर्मी अफसर ने व्यथा में लिखा था कि मैं पक्के तौर से तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना कि नहीं, हाँ ये पक्के से कह सकता हूँ कि ये धर्म के नाम पर तबाह ज़रूर हो रहा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।